बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास? और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बता रहा हूं। दुनिया में इस वक्त यही कहा जा रहा है कि इस युद्ध में आगे क्या होगा। खामनेई कहां है? लेकिन दर्शकों, खबर आई ईरान से, खामनेई तो जिंदा है। लेकिन ये किसने कहा खामनेई जिंदा है? जिंदा है तो कहां है दर्शकों? कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, सारे सवालों का आपको जवाब दूंगा। लेकिन पहले देखिए ये युद्ध कितना भीषण और विध्वंसक हो गया है। दर्शकों, देखा आपने, ये युद्ध भीषण और विध्वंसक हो गया है। लेकिन ईरान में लोग कह रहे हैं खामनेई जिंदा है। ये देखिए, आप लोग सड़कों पर आ गए और क्या नारा लगाया, सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए इधर। दर्शकों, लोग खामनेई के नारे लगा रहे हैं और इधर खामनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर बना दिया। देखिए आप, इसी जगह पर ऐलान किया गया है। ईरानी मीडिया का दावा है। दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब मैं आपको दिखाता हूं, बाकायदा नेशनल टीवी पर इस बात का ऐलान किया गया है कि मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। सुनिए जरा। از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع लेकिन दर्शकों, इस वक्त मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में लोग सड़कों पर आ गए और बदले की मांग शुरू हो गई है। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, देखा आप, लोग यहां पर सड़कों पर आ गए और खामनेई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं बदला लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए खामनेई के समर्थन में कितनी भीड़ जुट गई है। सुनवाइए एम्बियंस। दर्शकों, लोगों ने कहा है खामनेई हमारा रहबर है और ये सिर्फ और सिर्फ बदले की मांग है। कैसे लोग सड़कों पर आ गए और बदला शुरू हो गया। दर्शकों, ये देखिए आप, एक तरफ यहाँ
नया लीडर बना है और दूसरी तरफ इजराइल पर धमाके तेज हो गए। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, खामनेई की मौत के बाद नया सुप्रीम लीडर तो मिल गया है, मुस्तफा खामनेई, लेकिन यह भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। जूम इन कर सकते हैं। तेहरान लविशान मोजदे साइट में क्या इस समय मुस्तफा खामनेई छिपे हुए हैं? क्या पाश्चर स्ट्रीट कंपाउंड में मुस्तफा खामनेई छुपे हुए हैं, या फिर पश्चिमी ईरान के जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के बीच कहीं मुस्तफा खामनेई है? क्या फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बेस है वहां पर कोई सुरक्षित ठिकाना है? ये सवाल मैंने क्यों पूछा दर्शकों? क्योंकि मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुन लिए गए, लेकिन मुस्तफा कहां है, इसकी जानकारी बेहद गोपनीय है। माना जा रहा है कि तेहरान के लावीजान में वो छिपे हो सकते हैं, कुछ इसी तरह के बंकर या घर में। लावीजान के मोजदे साइट पर जहां सीक्रेट बंकर बना है दर्शकों, कुछ इसी तरह का एक और सीक्रेट लोकेशन तेहरान का पाश्चर स्ट्रीट कंपाउंड है, जो सेंट्रल तेहरान में खामनेई फैमिली के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा है। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत यहीं पर हुई थी, लेकिन वो बंकर में नहीं थे दर्शकों उस दौरान। माना जा रहा है कि मुस्तफा युद्ध की यहीं से तैयारी कर रहा है, यहीं से ऑपरेट कर रहा है। एक और गुप्त ठिकाना है दर्शकों, जाग्रोस पहाड़ों में अंडरग्राउंड बंकर। ये बंकर पहाड़ों में न्यूक्लियर हमले से भी बचाने के लिए बना है। साथ ही सबसे सुरक्षित ठिकाना फोर्दो प्लांट माना जाता है दर्शकों। पहाड़ों के बीच अंडरग्राउंड सुरक्षित न्यूक्लियर बेस है। युद्ध के समय टॉप लीडर्स को इन्हीं साइट्स पर रखा जाता है, क्योंकि ये बंकर हमलों से सुरक्षित हैं और कमांड सेंटर भी है। ये तमाम ठिकाने खासकर IRGC के कंट्रोल में है दर्शकों। इसलिए दावा किया जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई के बाद मुस्तफा कहीं छिपकर ऑपरेट कर रहा है। आगे की जानकारी आपको देंगे, लेकिन इस समय युद्ध कितना भीषण रूप ले रहा है रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध की आग में धधक रहे ईरान का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, अब इसे तय करने के लिए ईरान के हुक्मरान ने नया सुल्तान चुन लिया है। و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال ट्रंप की धमकी, नेतन्याहू की वार्निंग के बीच अगर कोई इंसान ईरान की गद्दी पर बैठा है तो समझ सकते हैं उसके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला कैसे धधक रही होगी। दिलो दिमाग क्रोध से लाल होगा। अब उसी गुस्से को ईरान अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। अमेरिका और इजराइल के सामने नया सुप्रीम लीडर खड़ा करेगा। लेकिन मुस्तफा भी खामनेई की तरह डरा हुआ है, कहीं दूर जाकर बंकर में छिपा हुआ है, जिसकी तलाश CIA को है, मोसाद को है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू कह चुके हैं नए सुप्रीम लीडर का हाल वही होगा जो खामनेई का हुआ था। पूरी फौज तैयार कर लो, लेकिन सबका खात्मा होना तय है। दर्शकों, मुस्तफा खामनेई कहां है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस समय एक बात साफ है कि हालात जो भी हो, खामनेई जिंदा है। ये वहां की आवाम कह रही है। दर्शकों देखिए जरा, जंग में मारे गए खामनेई के बेटे को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। मुस्तफा आयतुल्ला खामनेई के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए, वो भी उस वक्त जब इजराइल और अमेरिका ने सीधी धमकी दे दी है। दर्शकों, बावजूद इसके इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए मुस्तफा एक्शन में है। सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मुस्तफा ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। दरअसल मुस्तफा अपने पिता खामनेई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस वक्त खामनेई के लिए अमेरिका ईरान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, उसी तरह मुस्तफा भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। इसके अलावा मुस्तफा भी ईरान में इस्लामिक क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। जंग के बीच तेहरान के इस्लामिक रिजीम की तस्वीर भी सामने आने लगी है, और ऐसा पहली बार हुआ है दर्शकों जब मुस्तफा के कट्टरपंथी समर्थक सड़कों पर आ गए हैं और धार्मिक नारों के साथ खामनेई जिंदा है के नारे लगाए जा रहे हैं।
खामनेई जिंदा है के पीछे वो सोच है जिसे आयतुल्लाह खामनेई बढ़ावा देते थे। दावा यह किया जा रहा है दर्शकों, उसी सोच के साथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बागडोर मिली है। सुप्रीम लीडर के साथ वो ईरान के आर्म फोर्सेस के भी कमांडर इन चीफ हैं दर्शकों। ये सुन लीजिए उनके पास कितनी ताकत है। उनके पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर अंतिम नियंत्रण होगा। यही है वो जवान। साथ ही वो देश की सभी बड़ी नीति और न्याय पर भी अंतिम फैसला देंगे। अब मुस्तबा ईरान के अंदर राजनीतिक रूप से सबसे ऊंची अथॉरिटी बन गए। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं दुनिया भर में। लेकिन डिप्टी चेयरमैन हुसैनी क्या कह रहे हैं, इसे लेकर ईरान से सुनवाता हूं आपको। برای کشور سرنوشت تعیین اون سرنوشت ساز است به وسیله خبرگان انجام شده است و با اکثریت قاطع آرا شخصیتی که برای کشور سرنوشت تعیین اون سرنوشت ساز است به وسیله خبرگان انجام شده است و با اکثریت قاطع آرا شخصیتی که दर्शकों, ईरान कह रहा है कि खामनेई जिंदा है, खामनेई का नाम हमेशा रहेगा। लेकिन वाकई क्या ये बयान जंग को भड़का देंगे? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। खमेनी की मौत के बाद ऐसा समझा जा रहा था कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय मुझे लगता है कि वो खमेनी के रिजाइम को और ज़्यादा कट्टरवाद आ गया है। खमेनी के नंबर 2 बेटे मुस्तबा, उनको इलेक्ट कर लिया गया है। ट्रंप का कहना है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे से पूछा नहीं गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से खमेनी रिजाइम कमज़ोर होगी उनके अंडर। मुझे लगता है और ज़्यादा कट्टर होगी, और ज़्यादा मारकाट होगी, और ज़्यादा खून खराबा होगा। आप देखेंगे ना केवल आज, आने वाले समय में भी अगर मुस्तबा रहते हैं तो जिस तरह के टेरर स्ट्राइक्स हैं वो आप देखेंगे दुनिया में बढ़ेंगे, और स्पेशली यूएस और इजराइल के खिलाफ। सो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुस्तबा का आना खमेनी कट्टरवाद रिजाइम का पार्ट रहेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। एक पर्सनल वेंडेटा के में मुस्तबा जो है वो एक ज़्यादा कट्टरवाद सिद्ध होंगे। दर्शकों, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन मुस्तबा अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने बता दिया, ये खामनेई के एक्सपोज से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ खामनेई है, दूसरी तरफ मुस्तबा है। तो क्या खामनेई के नक्शे कदम पर चलने की पूरी तैयारी है? अगली तस्वीर दिखाइए। इधर मुस्तबा सुप्रीम लीडर बने, समर्थन में कुछ लोग आए दर्शक, लेकिन विरोध भी उसी रफ्तार से शुरू हो गया। दिखाइए दोनों तस्वीर जरा फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, आप देखिए जरा, जश्न के बीच मिसाइल अटैक किया जा रहा है और लोग अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे हैं। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, एक बात तय है, और ये आप मान कर चलिए कि नेतन्याहू और अमेरिका, कोई भी सुप्रीम लीडर आ जाए, उनकी हत्या करना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने मुस्तबा को भी उसी तरह से धमकी दे दी है। सुनवाता हूं आपको। הסכם הפסקת האש, האחריות שלכם לפרק את חיזבאללה מנשקו. אם לא תעשו זאת, התוקפנות של חיזבאללה תביא השלכות הרות אסון על לבנון. והגיע הזמן שגם אתם, תיקחו את גורלכם בידיכם. אנחנו בכל אופן, אנחנו נעשה את כל הדרוש. दर्शकों, इधर नया सुप्रीम लीडर बना नहीं, उधर नेतन्याहू ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। टारगेट सिर्फ एक है, मुस्तबा की मौत। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप मान लीजिए।
भले ही दर्शकों मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया हो, लेकिन नए लीडर मुस्तफा खामनेई की जान भी खलक में अटकी हुई है। ईरान के इस डर के पीछे मुस्तफा खामनेई का डेथ वारंट है दर्शकों, जिस पर नेतन्याहू ने साइन कर दिया है। समझाता हूं कैसे। क्योंकि इधर इजरायली डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को भी आयतुल्लाह खामनेई की तरह निशाना बनाएंगे। साथ ही नए सुप्रीम लीडर को जो भी चुनेगा वो हर एक इंसान टारगेट पर है। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया दर्शकों कि मुस्तफा भी इजराइल के हमले में घायल हो गया है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामनेई के ठिकानों पर हमला हुआ है और ये वही टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार है दर्शकों, जहां सबसे पहले खामनेई की मौत की खबर छपी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया को सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का पता चला था। लेकिन इसके पीछे की जो भी सच्चाई हो, यह जरूर तय है दर्शकों, नए सुप्रीम लीडर इजराइल के साथ अमेरिका को पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस फैसले से खुश नहीं है। खबर यह है कि अमेरिकी सीनेटर्स ने भी कह दिया है, मुस्तफा की जमकर आलोचना करते हुए उनका कहना है कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुना जाना ईरान में वो बदलाव नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। यानी एक तरफ इजराइल भी खुश नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका भी खुश नहीं, तो क्या मुस्तफा को भी मारा जाएगा? सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई जो है वो ईरान की सुप्रीम लीडर चुने गए हैं और इजराइल ने ये धमकी दे दी है कि कोई भी जो सक्सेशन में आएगा उसको हम असैसिनेट कर देंगे या उसको हम ख़त्म कर देंगे। ये एक धमकी है। अभी सवाल ये है कि क्या इजराइल के पास उतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस है कि इस समय जो मुस्तफा खामेनेई किसी सीक्रेट लोकेशन में है और वो पूरे प्रिकॉशन ले रहे होंगे कि ताकि उनकी जो लोकेशन है वो डिस्क्लोज ना हो, उसके बाद CIA, मोसाद, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये कैपेबिलिटी अभी है और ये पूरी तरह से एक सर्वेलेंस ग्रिड बता सकते हैं। और तो पूरा अभी मुस्तफा कहीं ना कहीं गलती करेंगे या कोई ना कोई उनका लोकेशन डिस्क्लोज करेगा और उसके बाद इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ मिनट्स कि एक स्ट्राइक विल बी लॉन्च्ड एंड दैट एलिमिनेशन विल बी डन। लेकिन दर्शकों, इधर मुस्तफा को मारने की तैयारी है, उधर मुस्तफा के बाद पास भी एक सीक्रेट प्लान है और वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना प्लान एक्टिव किया है। ईरान में टॉमहॉक मिसाइल बरस रही है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब इधर डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने भी ठान लिया है कि नए सुप्रीम लीडर का खात्मा जल्द करना है, तो हमले बढ़ा दिए गए। देखिए दर्शकों, जरा दिखाइए कैसे हमले किए जा रहे हैं। अब दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जेट पर ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन यह महज दावा है दर्शकों। उसकी तस्वीर भी जारी की है ईरान की तरफ से, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों हमले कर रहे हैं जो आपने देख लिया है, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। मुस्तफा के पास वो सब कुछ है जो अमेरिका और इजराइल को परेशान करेगा और इसलिए नए सुप्रीम लीडर ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है। दर्शक, ये क्या है जरा सुनिए ध्यान से। इसमें ईरान के सैन्य बल इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस चरण में ड्रोन और मिसाइलों से संयुक्त हमले किए गए दर्शकों, जिनका पहला टारगेट इजराइल के उत्तरी हिस्से में मौजूद सैन्य ठिकाने हैं दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने नए खैबर शैकन सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यही है वो खैबर शैकन। ये बैलिस्टिक मिसाइल है दर्शकों, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस मोबाइल
इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से जल्द लॉन्च करने की ताकत ईरान रखता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में खैबर शेकन मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है दर्शकों। इसके अलावा ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने साफ कर दिया है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार है। उनकी यूनिट्स सटीक रणनीति के साथ US इजराइल पर नजर रख रही है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर भले ही दुनिया की नजर से ओझल हों, छिपे हुए हों, लेकिन मोस्तफा ने कह दिया है दुश्मन की हर साजिश और हमले के बावजूद ईरान डगमगाएगा नहीं। यह मुश्किल वक्त है, लेकिन इच्छा शक्ति ईरान की मजबूत है और ईरान इसी तरह से मुकाबला करता रहेगा। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोस्तफा ने क्या कहा, सुनिए। ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। यह स्थिति तब तक लागू रहेगी जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उस पड़ोसी देश की जमीन से न किया जाए। ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ईरान न तो इजराइल और न ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। हालांकि युद्ध के दौरान जिन पड़ोसी देशों की तरफ से हमले हुए हैं उसके लिए खेद है। अब पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सुना दर्शकों आपने, लेकिन ये जंग को और आगे बढ़ा सकता है दर्शकों, क्योंकि एक तरफ मोस्तफा भी पीछे नहीं हटेंगे और उधर इजराइल ने भी बमबारी करके समस्या को बढ़ा दिया है। ईरान में दर्शकों इस समय रिएक्शन की वजह से तेजाबी बारिश हो रही है। ये दर्शकों मैं क्यों कह रहा हूं इसे आपको समझाऊंगा और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये दर्शकों बाकायदा ईरान के आसमान की हालत है। तेहरान में केमिकल इफेक्ट दिख रहा है, आसमान बिल्कुल काला हो गया क्योंकि तेल फैक्ट्री जहां थी, तेल कंपाउंड जो थे, वहां पर हमले के बाद स्थितियां काफी खराब हो गई हैं। देखिए जरा क्या हालत हो गई है वहां। दर्शकों ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं क्योंकि काफी ज्यादा नुकसानदेह है ये धुआं। और ये आप देखिए जरा, तेल डिपो पर हमले के बाद ऐसा लग रहा है दर्शकों कि पूरा इलाका जल गया है और यही सबसे बड़े नुकसान की वजह है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे वहां पर हालात बन गए। ये तस्वीर चिंता का विषय है। अब दर्शकों सोचिए जरा, इतना धुआं हो रहा है और तेहरान में केमिकल अटैक जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए जरा कितना नुकसान हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। दर्शकों आप देखिए जरा, ये धमाका इतना तेज था कि ईरान में काले बादल छा गए और आसमान में काफी ज्यादा धुआं ही धुआं देखा गया और लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये आम लोगों के लिए खतरनाक है। Very much eye-opening to realize. तेहरान के तेल डिपो पर हमले रासायनिक युद्ध जैसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं। हमलों के बाद उठे जहरीले धुएं और बारिश के कारण तेहरान के पानी और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। तेल डिपो पर हमले के बाद शहर में घना जहरीला धुआं और संभावित एसिड रेन को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। When there is a rain forecast, people welcome that. सुना दर्शकों आप, ये वहां के लोग कह रहे हैं दर्शकों, लेकिन आपको बताता हूं ये तस्वीर कितनी डराने वाली है। वहां के एक पत्रकार ने इसको कवर किया। देखिए आप, ये पीछे उनके धुएं का गुबार है और स्थितियां आप देख सकते हैं। सुनिए जरा कैसी रिपोर्ट वो कर रहे थे। سلام خدمت بینندگان عزیز. مردم وقتی که میگه من فقط زیرساخت نظامی میزنم، اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محله. लेकिन दर्शकों आप सोचिए
ईरान के ये हालात काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है दर्शकों सांस लेने में। ये आप देखिए दर्शकों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर तबाही मचा रहे हैं। इन घातक हमलों के बीच ईरान में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है दर्शकों। अटैक के दौरान ईरान के आसमान में काले रंग का पानी बरस रहा है और पानी की एक एक बूंद अगर इंसानी शरीर पर पड़ जाए तो गलने लगेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी काली बारिश के बाद ईरान के लोग दहशत में आ गए हैं दर्शकों। सिर्फ ईरान नहीं, इस पूरे नजारे को देखकर दुश्मन की भी रूह कांप जाए, कुछ ऐसा दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल शनिवार की काली रात जब तेहरान के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इजराइल और अमेरिकी विमानों की गर्जना से आसमान हिल गया। कुछ ही पलों में तेहरान के शाहरान और अल्बोर्स तेल डिपो में धमाका हुआ। आपको बताएं, तेल डिपो पर मिसाइलों से ऐसी बरसात हुई कि पूरा शहर धधकने लगा। लेकिन असली खौफ रविवार की सुबह शुरू हुआ। दिन में अंधेरा छा गया दर्शकों, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तेहरान का आसमान काले, घने और जहरीले धुएं से ढक गया। इसी दौरान बारिश होने लगी, जिसे एसिड रेन कहा जा रहा है दर्शकों। बारिश की बूंदें गाढ़ी और काली थी, उनमें तेल की गंध भी आ रही थी। रिफाइनरीज से निकलने वाले लाखों गैलन तेल और जहरीले रसायनों ने बादलों के साथ मिलकर एक ऐसी टॉक्सिक कॉकटेल बना दिया जो लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। जिसके बाद ईरान में रेड क्रीसेंट में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, युद्ध सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। और सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। ये एक्सेप्शनली डेफिनेटली ये कारपेट बॉम्बिंग है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो उनका ऑयल डेपो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। और ये धुआं के जो बादल आए हैं, ये इसको काफी देर टाइम लगेगा निकलने में। कारपेट बॉम्बिंग जो है वो एक वन ऑफ द मेथड्स है करने का, जिससे सारा का सारा इलाका ध्वस्त हो जाए और कुछ भी वहां ना बचे। कारपेट बॉम्बिंग इज वन इशू। उसके अलावा जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं या और दूसरे किस्म के जो एमिनिशंस हैं, या उनके पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU-57 जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस अंडरग्राउंड को तबाह करने के काम आएगा। इस किस्म के सारे जो चीजें हैं वो हमले 100% होंगे सारे के सारे टारगेट्स के ऊपर। और उनका जो पानी पीने का सामान है, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो भी तबाह हो जाए। और उनके जो बिजली की जनरेशन करने के जितने भी प्लांट्स हैं वो भी तबाह हो जाएं। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, ये बम धमाका किया था इजराइल ने, नेतन्याहू ने, और इस बात पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तेल डिपो पर हमला अब दोनों के बीच झगड़े की वजह बन गया दर्शक। कैसे, आपको समझाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए दर्शक, 30 ऑयल डिपो पर हमला हुआ है और ये ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने इजरायली हमले का जवाब देना भी शुरू कर दिया है। ये आप देखिए, वहां बहरीन के ऑयल डिपो पर, ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। यानी जहां ऑयल पर इधर डिपो पर हमला, उधर रिफाइनरी पर हमला। यानी अब तेल को लेकर जंग शुरू हो गई है। लेकिन दर्शकों आपको बता रहा हूं, ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया। यानी तेल की जंग अमेरिका के लिए और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों अब ईरानी संसद से आवाज उठी है। वहां के स्पीकर ने कहा कि अगर तेल डिपो पर हमला किया जाएगा तो इसका जवाब और ज्यादा भीषण होगा। सुनवाइए जरा। اسفند الان شروع کرده داره مخازن سوخت ما رو میزن. یعنی از دیشب شروع کرده، چند تا مخزن زده در تهران، در البرز و آب شیرین کنه قشمو زده.
این یعنی آغاز زیرساخت‌ها. من اینجا خیلی روشن و شفاف میگم. फरवरी को इसराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया, लेकिन जंग के बीच अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसराइल ने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर जोरदार हमला किया। इन हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी सरकार ने इसराइल को हमले को लेकर सख्त संदेश भी दिया। ईरान ने इसराइल के हमलों का जवाब देने में देर नहीं की। ईरान ने बहरीन की तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। ईरान की सरकार ने कहा ऑयल डिपो पर हमले का जवाब जरूर देंगे। الان شروع کرده داره مخازن سوخت ما رو میزن. یعنی از دیشب شروع کرده چند تا مخزن زده. ऑयल डिपो पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने आ गए हैं। जाहिर है ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में इजराइल का हमला ट्रंप के प्लान को फेल कर सकता है। अब दर्शकों आप सोचिए, ये जो तेल की जंग है ये डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में शुरू हो गई। दिखाता हूं दर्शकों में आपको। ये आप देखिए, यहां नेतन्याहू ऑयल डिपो पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि क्यों किया, ये ऑयल मेरा है। इजराइल ने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर हमला कर दिया है। दर्शकों, इजराइल के एयर स्ट्राइक में ऑयल डिपो धू-धू कर जल रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तेहरान में हमले के बाद तेल डिपो में बड़ा धमाका हुआ। दर्शकों, शहर के एक बड़े हिस्से में धुएं का गुबार छा गया। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले से अमेरिका नाराज हो गया, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। दर्शकों, ट्रंप की सरकार ने इसे लेकर चिंता भी जाहिर कर दी है। दावा किया कि इजराइल के हमले की जानकारी अमेरिका को पहले से थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारी इसे उम्मीद से बड़ा हमला बता रहे हैं। आपको यह भी बता दूं दर्शकों, एक अधिकारी ने कहा है, अमेरिकी अधिकारी ने, यह हमला ठीक नहीं था। ट्रंप के सलाहकारों की माने तो ऑयल डिपो पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा अमेरिका ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को बेहद सख्त मैसेज भी दिया गया है। ट्रंप के एक सलाहकार ने अमेरिकी मीडिया से कहा है, राष्ट्रपति को हमला पसंद नहीं आया है। ये तेल बचाना चाहते हैं, इसे जलाना नहीं चाहते। ऑयल डिपो पर हमला अमेरिका के प्लान फेल कर सकता है। ऑयल डिपो पर हमले से आम ईरानी नागरिक नाराज हो सकते हैं। वो लोग मौजूदा इस्लामिक शासन के साथ खड़े हो सकते हैं। इससे ईरान में इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का सपना टूट जाएगा। अमेरिका और इजराइल की योजना फेल हो सकती है। और ट्रंप सरकार का मानना है दर्शकों कि तेल डिपो पर हमला सही नहीं है। इससे दुनिया भर में पेट्रोल और गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और अगर ये बढ़ेंगी दर्शकों तो फिर दिक्कत हो सकती है। सुनिए फॉरेन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये भी कहा जा रहा था कि शुरू से ही अमेरिका को तेल के ऊपर अपना कब्जा करना है। तो जब आप ऑयल डिपो पर ही अगर अटैक करते हैं तो सीधी बात है कि इसका जो सीधा असर पड़ेगा वो तेल के दामों पर पड़ेगा और अमेरिका भी उससे बचा नहीं रहेगा। तकरीबन 16% का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 हफ्ते में और अमेरिकी जनता भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर वहां पे भी तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। और अगर इसका इतिहास भी उठा के देखें तो वहां पे खर्ग आइलैंड है, ईरान का सबसे ज्यादा तेल का डिपॉजिट ही खर्ग आइलैंड में होता है। और इस पे जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो जिमी कार्टर हो चाहे रोनाल्ड रीगन हो, उन्होंने भी जब भी सोचा लेकिन उस पर हमला नहीं किया क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। ट्रंप के लोग भी कह रहे थे जो उनके नजदीकी हैं कि हम करेंगे, सोचेंगे, लेकिन आज युद्ध के 10वें दिन भी उन्होंने भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तो इजराइल की तरफ से अचानक से 30 तेल डिपो पर यह हमला पूरे ही विश्व की ऑयल इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर जो है उसको बहुत हिलाने वाला काम करता है और इसका सीधा इंपैक्ट अमेरिका पर भी पड़ता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। वाकई डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कब्जा चाहते हैं तेल पर। कैसे दर्शकों देखिए, उन्होंने अपने 3 वॉरशिप ईरान को घेरने के लिए भेज दिए। जैसे वेनेजुएला को घेरा था वैसे ईरान को घेर लिया। लेकिन नेतन्याहू उनका प्लान फेल कर रहे हैं क्योंकि ऑयल डिपो पर हमला बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं दर्शकों, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ दर्शकों आप देख रहे हैं वेनेजुएला के मदुरो को पकड़ा था
और खामनेई को भी मौत के घाट उतार दिया। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने आरोप लगाया। दर्शकों, क्या आरोप लगाया? कहा ट्रंप जंग के जरिए ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां अमेरिका का झंडा गाड़ना चाहते हैं। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सीनेटर ने इस बात पर बड़ा बयान भी दिया। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है, वेनेजुएला की तरह हम ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला ईरान के पास दुनिया का 31% तेल भंडार है और इस बड़े तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण होगा। इससे सीधे तौर पर अमेरिकी यानी उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। वो ये कहना चाहते हैं अमेरिकी एक्शन से चीन को झटका लगेगा, क्योंकि बीजिंग को इन दोनों देशों से तेल मिलता है दर्शकों, और ईरान के पास करीब 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। ये दुनिया के तेल भंडार का 11 से 12% है दर्शकों। वेनेजुएला सऊदी अरब के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास। और ट्रंप ने वेनेजुएला में मदुरो को गिरफ्तार करवा दिया, वहां तख्ता पलट कर दिया। अब वहां की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार फैसला लेती है, वो ऐसा दावा करते हैं। अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल की बिक्री भी कर रही हैं। अब ट्रंप जंग के बहाने ईरान में इस्लामिक सत्ता को खत्म कर अमेरिका को सहयोग करने वाली सरकार चाहते हैं, ताकि ईरान के तेल संसाधनों का उपयोग किया जा सके। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब इजराइल ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का यह बयान कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, बिल्कुल सही और सटीक है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि जिस तरह से अमेरिका को वेनेजुएला में आसानी से सफलता मिली, उसी प्रकार ईरान की जब टॉप लीडरशिप को मारा जाएगा तो ईरान की आवाम सड़कों पे आ जाएगी और अमेरिका का समर्थन करेगी। लेकिन ट्रंप का यह सोचना बिल्कुल गलत था। ईरान 5000 साल पुरानी पर्शियन सभ्यता है, जिसके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवाद भरा है। बेशक अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया हो, लेकिन ईरान कभी भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करेगा नहीं। लेकिन दर्शकों, दुनिया में इस समय बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर तेल पर एक तरफ कब्जे की चाहत है, लेकिन दूसरी तरफ तेल तो जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है दर्शकों। और अब तो यह भी दावा किया जा रहा है जहां से तेल गुजरता है वहां पर भी निशाना लगाकर ईरान बैठा हुआ है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, आप देखिए, जंग का भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ रहा है। 1900 अंक सेंसेक्स गिरा है और यह बहुत बड़ी गिरावट है दर्शकों। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है दर्शकों। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये गिरावट दुनिया में किस तरह की मुश्किल पैदा कर सकती है, भारत में और जो व्यापारी हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आइए जरा हम आपको बताते हैं। जंग इस समय दर्शकों तेल की चल रही है, तेल के दामों में आग लग गई है जंग के बीच। आपको बता रहा हूं दर्शकों, इजराइल ईरान जंग से तेल के दामों में जोरदार इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 3.5 साल में सबसे ज्यादा हाई हैं दर्शकों। और 9 मार्च को कारोबार के दौरान तेल के दामों में 25% की बढ़ोतरी देखी गई दर्शकों। प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम $115 के पार हो गया। थोड़ी देर बाद यह घटकर $105 पर आ गया दर्शकों। लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान जब शुरू हुई थी, तेल के दाम $100 के पार गए थे। उसके बाद तेल के दाम अब $100 के पार हो गए। कच्चे तेल का दाम बढ़ने की पहली वजह क्या है, ये आप सुन लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ईरान जंग के चलते ये रूट सुरक्षित नहीं है। हमले के डर से कोई जहाज यहां से गुजर नहीं रहा। दुनिया का 20% तेल यहीं से सप्लाई होता है और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले की वजह से दाम बढ़ गए हैं। इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पर हमला कर दिया है दर्शकों। ईरान ने सऊदी, बहरीन, कुवैत की रिफाइनरीज पर अटैक किया है और इस वजह से शेयर मार्केट पर असर पड़ा है दर्शकों। अमेरिका और ईरान जंग के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। 9 मार्च को बाजार में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1353 अंक नीचे गिरकर 77,566 के स्तर पर बंद हुआ।
आपको बताएं निफ्टी में 422 अंक की गिरावट देखी गई, 24,028 पर बंद हुआ। और आज बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी ये शेयर काफी ज्यादा दिक्कतों में रहे। एफएमसीजी के शेयर्स में भी बिकवाली रही। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे 3 मुख्य वजह बताई जा रही है। दर्शकों सुन लीजिए। ईरान इजराइल युद्ध से सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल और महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारत में दिख रहा है दर्शकों, और ये चिंता की बात है। लेकिन इसे लेकर देश भर में सियासत भी शुरू हो गई। दर्शकों सुनिए जरा। जंग को लेकर भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर मैं कहना चाहता हूं, तेल को लेकर सरकार आम लोगों की ज़रूरतों पर पूरी नज़र बनाए हुए है। तेल आपूर्ति को लेकर ज़रूरी फैसले लिए जा रहे हैं। जंग के बीच सरकार स्थिति पर नज़र रख रही है। हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को बड़े विस्तार में विदेश मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और वो सराहनीय कदम है। लेकिन विपक्ष सुन कहाँ रहा था। राहुल गांधी जी पीछे खड़े होकर गप्पे मार रहे थे। यही दुर्भाग्य इस देश का है कि एक ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है जो लीडर अपोजिंग भारत बन गया है। 140 करोड़ जनता की चिंताएं, उसको हम रख दें, आप उसका जवाब दे दें। और यहाँ तो सिर्फ एक लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया, जिसका वास्तविकता से दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं, आप वो रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद उनकी समझ में कुछ कमी रही होगी। जयशंकर जी ने पूरी स्पष्टता से विषय की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए पूरी बातचीत, पूरे विषय को देश के समक्ष रखा है। देश भली भांति जानता है कि देश की आज जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। हमारे जो लोग हैं उनकी चिंता कर रही है। लेकिन दर्शकों यहां पर सरकार तो कह रही है कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार की नजर है। लेकिन दर्शकों विपक्ष नहीं मान रहा है और आज बाकायदा इसके लिए संसद में प्रदर्शन भी किया गया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ दुनिया में युद्ध चल रहा है, तेल के दामों को लेकर हंगामा मचा हुआ है, भारत की नजर इस पर बनी हुई है। दर्शकों ये आप देखिए, कई जगह से तस्वीर सामने आ रही है जो और ज्यादा युद्ध बढ़ेगा इसे दर्शाती है। मूव कीजिए इसे। लेकिन इसका असर भारत में हो रहा है। देखिए आप, लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, सुनवाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण। दर्शकों इधर लोकसभा में, इधर राज्यसभा में भी आज हंगामा हुआ है और विपक्ष ने दोनों सदनों में जबरदस्त नारेबाजी की। सुनाइए जरा। Of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. As everything will come. So, दर्शकों संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, इस पर कुछ कहना नहीं चाहती है। लेकिन मानकर चलिए, सरकार ने कहा है कि युद्ध पर हमारी नजर है और भारत इस पर अपने हक में, अपने हित में फैसला लेगा। दिखाता हूं रिपोर्ट में। देश की संसद में भी ईरान युद्ध की गूंज है। ईरान युद्ध दिनों दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आज 10वें दिन भी दोनों तरफ से भीषण बमबारी हो रही है। साफ संकेत है कि ये युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है और कई देशों में फैल गया है, जो भारत सरकार के लिए भी चिंता की बात है। There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. तो सवाल ये कि क्या आगे और भी मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या भारत इसके लिए तैयार है?
सरकार अपनी तैयारी की ओर इशारा तो करती है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और संसद में बहस की मांग कर रहा है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। सुना आपने, विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन दर्शकों जब चर्चा हो रही थी, जब विदेश मंत्री इस पर जवाब दे रहे थे, तो सदन से वॉकआउट कर दिया गया और फिर संसद के बाहर देख रहे हैं आप, ये प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन आपको बता रहा हूं, संसद में आज पहले दिन ईरान का मुद्दा छाया रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मांग की थी कि ईरान युद्ध पर सदन में चर्चा की जाए और इस दौरान विपक्षी दल वी वांट डिस्कशन के नारे लगाने लगे। देख रहे हैं आप, बाहर भी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। आपको बता रहा हूं, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है। उनके बयान से साफ था कि खाड़ी देश जहां पर हालात बेहद खराब हैं, उन्होंने कहा इस समय ईरान की लीडरशिप से संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पक्षधर रहा है। संवाद और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने पर हमारा जोर है। 20 फरवरी को हमने हालात पर चिंता जाहिर की थी। विदेश मंत्री ने कहा, खाड़ी के देशों में फंसे 1 करोड़ भारतीय हमारी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। ये क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। इसमें तेल और गैस के कई महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। इजराइल ईरान युद्ध कई देशों में फैल गया है, जो चिंता की बात है। जयशंकर ने ईरान के उस जहाज पर भी बयान दिया दर्शकों, जो भारत में रुका हुआ है। आगे उन्होंने कहा, मैंने ईरान से 28 फरवरी और 5 मार्च को बात की है। ईरान के 3 जहाज हिंद महासागर में थे। हमने ईरान के आग्रह पर एक जहाज को डॉकिंग की इजाजत दी है। इसलिए ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का शुक्रिया भी कहा है और विदेश मंत्री ने बाकायदा हर एक मुद्दे पर आज जवाब दिया है। सुनवाता हूं आपको। While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th of February and the 5th of March. We will continue this high-level conversations in the coming days. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1st of March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने से हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे, वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इधर विपक्ष सवाल कर रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है, लेकिन अब विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह देखना है आप। और बाकायदा कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, जो वेस्ट एशिया जल रहा है, उसको लेकर बात करना चाहते हैं और उसको लेकर आवाज बुलंद कर रहा है विपक्ष।
इधर दर्शकों, जम्मू कश्मीर में भारत और अमेरिका की दोस्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और ये यहां भी प्ले कार्ड्स लेकर कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी की। अगली तस्वीर दिखाइए। इन सब के बीच दर्शकों, आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, पूरी नजर है भारत सरकार की। जो हालात बने हुए हैं वो काफी चिंता का विषय है और सरकार हर एक स्थिति पर नजर बना रही है। और आपको आज बताएं, बड़ी बैठक हुई है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है और हालात की समीक्षा की गई है, क्योंकि हालात इस समय ठीक नहीं है दर्शकों दुनिया के लिए। मध्य पूर्व युद्ध को लेकर भारत में बैठकों का दौर जारी है। आपको बता रहा हूं, हालात पर विचार के लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। 28 फरवरी को युद्ध होने के अगले दिन सीसीएस की बैठक हुई थी दर्शकों, जो मैं आपको बता चुका हूं। तब 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने खुद सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हुई थी। इनके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी बैठे हुए थे। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी हाई लेवल बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में पहुंचे थे। बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान को भी बुलाया गया था। और आपको बताएं, खबर है कि बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई। इतने कम समय में 2 बैठकों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं, क्योंकि केवल युद्ध के हालात में ही दर्शकों ऐसा देखने को मिलता है। खबर है कि सरकार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि युद्ध फिलहाल थम नहीं रहा है और बढ़ेगा आगे, ऐसा ही लग रहा है। बैठक में भारतीयों की सुरक्षा और हालात का भी आकलन किया गया है। खबर है कि अब तक भारत ने करीब 70,000 भारतीयों को निकाल लिया है। सरकार ने मदद की है। ईरान में हजारों भारतीय अब भी फंसे हैं, जो पढ़ाई और नौकरी के लिए वहां गए थे। ईरान में फंसे ये भारतीय सरकार के लिए बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी कह चुकी है ईरानी सरकार से संपर्क मुश्किल हो रहा है। बैठक में युद्ध में लंबा खिंचने के बाद के हालात पर भी चर्चा की गई है दर्शकों। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में अब तक कुछ शेयर नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की इस पर नजर है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Therefore, the serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are indeed serious issues. दर्शकों, इन सब के बीच जो लोग फंसे हुए हैं वेस्ट एशिया में, जो ईरान इस्राएल युद्ध के दौरान दिक्कतों में हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बातें सुनिए। 7 दिन पहले सेफली रिलोकेट किया था एक जगह पे, तो बोला था ये सेफ जगह है, लेकिन कल और आज 300 मीटर के रेडियस में स्ट्राइक्स हुई। बच्चे बहुत शौक में चले गए बच्चे। हमें कोई फर्दर प्लान नहीं है। रोज एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने उनको कॉल किया, लेकिन वो नहीं आ रहे यहाँ पे। हमारी यही अपील है, प्लीज एम्बेसी को एमईए तक ये पहुंचाए कि हमें सेफली यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हम लोग यहाँ ईरान में फंसे हुए हैं। हम सभी अपने देश लौटना चाहते हैं। हमें ईरान से लाकर यहाँ ठहराया गया है, लेकिन यहाँ से कैसे निकलना है ये पता नहीं है। बिल्कुल अमानवीय दृष्टि से जो अपार ताकत है या हथियार हैं अमेरिका के, उसका दुरुपयोग करके नरसंहार भी किया जा रहा है। तो इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, संसद में उस पर चर्चा हुई और निंदा का प्रस्ताव पास हुआ अमेरिका के खिलाफ। ये बोलने तक को कोई तैयार नहीं। ट्रम्प ने वो हमला किया इजराइल के साथ देकर, इसका अर्थ क्या है? आप नेशनल सॉवरेनिटी और सारे कानून को धज्जियां उड़ाने और मोदी जी चुप है। इसका मतलब आपकी खामोशी आपकी सरेंडर का निशाना है। वो हर चीज क्या भारत इनके बोलने पे चलेगा क्या? और कहाँ चलेगा नरेंद्र मोदी? क्यों कंटेमिनेशन का एक अल्फाज नहीं बोलते? 56 इंच का सीना 22 इंच का हो जाता है यूएस के सामने, इजराइल के सामने ट्रम्प मोदी जी का। क्यों ऐसा? क्या डर है, क्या खौफ है आपको? बोलिए ना। अरे हम क्या इनके अंडर में काम करेंगे क्या? इनके कंट्रोल में है क्या भारत? समय समय पर आपको हम आदेश देंगे, समय समय पर हम आपको कोई इजाजत देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अब भारत का ये हाल हो गया है कि लोगों की इजाजत से भारत अपना काम करेगा।
या अपने हित में काम करने का अधिकार भारत को नहीं रहा। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल भारत के लिए एक खुशी का दिन था क्योंकि कल भारत ने वर्ल्ड कप जीता है और आज देश भर में उसकी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है ये जीत बहुत बड़ी है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। दर्शकों, लगातार चैंपियन बनने का इतिहास रच दिया है। पिछला T20 वर्ल्ड कप और इस बार भी वर्ल्ड चैंपियन रही है भारतीय टीम। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में मौजूद थे और उन्होंने मैच देखा और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जैसे ही भारतीय टीम जीती, सुनिए जरा किस तरह से वहां पर भारत माता की जय के नारे लगे। देखा दर्शकों आपने, ऐसे ही सभी खुश थे और अब टीम इंडिया जीत के बाद होटल पहुंची है, तब भी लोग एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। दिखाइए जरा फुल फ्रेम तस्वीर को। दर्शकों आपको बताएं, जैसे ही टीम इंडिया की जीत हुई, तुरंत कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर जय शाह के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे। दिखाइए जरा ट्रॉफी के साथ मंदिर में। दे देगा सारे, बोलता हूँ उसको दे देगा, तो फोन से लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, लेकिन जीत के बाद अर्शदीप का एक अलग अवतार जो हर बार मैच के बाद सामने आता है वो फिर देखने को मिला। सुनिए हर एक प्लेयर से उन्होंने क्या बात की, रिप्ले करके सुनवाइए। गुड हैपनिंग। अब बाजी कदे हंस भी लिया करो यार। फुल टूर्नामेंट यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? फाइनल मैच व्हाट हैपनिंग? फाइनल मैच फुल टूर्नामेंट यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? गुड हैपनिंग। फाइनल मैच समटाइम बैड हैपनिंग। बाजी जस्टिस मिल गया। बाजी एक बिहारी सब पे भारी। एक बापू ने आजादी दिलाई और दूसरे ने ट्रॉफी। बाजी क्या हुआ, क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हैं जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए? ये क्या है? सही बात है यार, क्या है संजू? देखा दर्शकों आपने सभी के साथ वीडियो बनाया और इधर जया किशोरी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। सुनवाइए जरा। जीत गए, फाइनली जीत गए, सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश को, वी आर द बेस्ट टीम। जीत गए, फाइनली जीत गए, सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश को, वी आर द बेस्ट दर्शकों टीम। कल बॉर्डर पर भी सैनिकों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने भारतीय टीम को बधाई दी है। जीत के बाद जश्न मनाया। दर्शकों पाकिस्तान में ढोल बज रहा है और वहां के खिलाड़ी रो रहे हैं, लेकिन भारत की जीत बहुत बड़ी जीत है। दर्शकों क्रिकेट में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया है। आपको बताएं, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। भारत ने जीत के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। ये पहला मौका है जब मेजबान टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। दर्शकों पहली बार किसी टीम ने अपने खिताब को बचाया है और भारत ने 2007, 2024 और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। टीम इंडिया की जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मंत्र की हो रही है। दर्शकों जीत के बाद कोच गौतम गंभीर ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। कहा टीम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के सिद्धांत पर चली है। गंभीर के मुताबिक अगर आप 96 रन पर हैं और सेंचुरी बनाने में 4 बॉल लगती हैं तो आप टीम को 20 रन का नुकसान पहुंचा रहे हैं। 4 बॉल में आप 20 रन भी जोड़ सकते हैं। यही रन मैच का फैसला कर सकते हैं। टीम इंडिया ने इसी मंत्र के साथ खेल खेला। गौतम गंभीर ने संजू सैमसन का उदाहरण देते हुए कहा, अगर खिलाड़ी 94 रन पर शतक के चक्कर में धीमा पड़ता है तो टीम कभी वर्ल्ड कप टोटल, जो रिकॉर्ड टोटल है, वहां तक नहीं पहुंच पाती। और ड्रेसिंग रूम में अब 96, 96 या 98 रनों की पारी को शतक जैसा ही सम्मान मिलता है। शर्त यह कि वो पारी टीम के लिए खेली गई हो। दर्शकों और निस्वार्थ और निडर सोच ने ही भारत को विश्व विजेता बनाया है। आपको सुनवाते हैं जीत के बाद क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए।
प्लेयरों ने ही मुझे जिताया है और मैं बहुत समय से ये कहता आ रहा हूँ कि आप उतने ही अच्छे कोच या उतने ही अच्छे कप्तान हो जितने अच्छे आपके प्लेयर हैं। तो आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर्स, जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म से और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस ब्रेवरी से खेला गया ये टूर्नामेंट। कि हम बायलैटरल में, जैसे कैप्टन ने बोला था कि हम बायलैटरल में बहुत बार ये बात होती थी कि हम अलग तरीके से खेलते हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में अलग तरीके से खेलते हैं। आई थिंक वो एक चीज़ हम चेंज करना चाहते थे ना। आई एम श्योर, आई थिंक एवरीवन हैज़ सीन दैट कि अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में 250 से ऊपर रन बनाते हो तो दैट जस्ट शोज़ कि किस तरीके की क्वालिटी और किस तरीके की ब्रेवी और करेज के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया। दोनों का इंटरेस्ट हमेशा से यही था कि टीम कैसे जीत सकती है, कौन सा प्लेयर अगर कहाँ पे हम डालेंगे तो उसके वजह से कितना फ़ायदा टीम को हो सकता है। तो हमेशा हमारा गोल यही था कि टीम कैसे कुछ अच्छा अचीव कर सकती है एक साथ में। इसी की वजह से हमें हमेशा हम कंफर्टेबल थे। कोई भी सिलेक्शन कॉल्स ले लो, आप प्लेइंग 11 हो, 15 ले लो, या ऑफ द फील्ड भी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कमराडरी हमारी पहले से सेट थी। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा एज ए टीम, और जिसकी प्रिपरेशन हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। और ऑब्वियसली जब आप प्रिपरेशन अच्छी करते हैं तो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आ जाते हैं। सुना दर्शकों, वाकई में ये जीत बहुत बड़ी है और दर्शकों इसी जीत से जुड़ा हुआ है आज का हमारा सूत्र। आपको बताते हैं, आचार्य चाणक्य ने जीवन के कई सूत्र दिए हैं। आज टीम इंडिया हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के मंत्र पर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। जोखिम को लेकर आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन में सफलता और धनवान बनने के लिए सही समय पर जोखिम लेना आवश्यक है। लोग छोटे नुकसान के डर से जोखिम लेने से बचते हैं। ऐसे लोग कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। चाणक्य का मानना था कि जोखिम ना लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए दर्शकों, रिस्क लीजिए, डरिए मत। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।